नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में। हमने बात किया था पार्टनरशिप के बारे में, हमने बात किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता था वो क्या होता था, छोटे लेवल पे होता था, स्मॉल स्केल लेवल पे होता था, ठीक है। उससे ऊपर थोड़ा उससे बड़ा क्या होता था, पार्टनरशिप होता था। और फिर उससे भी बड़ा अगर जाना है तो आपको कंपनी ओपन करना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी भी चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लेंगे, मतलब उसे आप अकेले चलाएंगे। अगर आप उससे थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप ओपन कर लेते हैं, जिसमें आप 8-10 लोग, 2-3 लोग मिलकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप को चलाते हैं। अगर उससे भी बड़ा करना है आपको, यहाँ पर इंडिया के लेवल पे यहाँ पर क्या करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे बिजनेस को ग्रो करना है, लार्ज स्केल पे बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको कंपनी ओपन करना पड़ता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि कंपनी का क्या फीचर्स होता है, कंपनी ओपन करने का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आइए समझते हैं यहाँ पर कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी, जैसे कि आपको पता ही होगा, कंपनी मतलब हम यहाँ पर लार्ज स्केल पे इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी का मतलब होता है यहाँ पर हम इसे लार्ज स्केल पे ओपन कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो भी बड़ा होने वाला है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में कंपनी का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, उसको आप साथ साथ लिखते चलिएगा। सबसे पहले हम बता रहे हैं कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है एज पर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में साथ साथ लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कंपनी मीन्स द कंपनी, लिखिएगा साथ साथ, कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। एक बार और बोल रहे हैं, कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब होता है कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। तो कंपनी का ये आपका डेफिनेशन होता है, आपको ये डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। और उसका यहाँ पर मतलब दिया हुआ है, जैसे कि कंपनी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। कंपनी का डेफिनेशन हमने जो लिखाया आपको, वो आपको लिखना है, ठीक है। और कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट के अंदर दिया हुआ है, बट आपको उसे जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बी स्टडी, आप कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बी स्टडी यानी बिजनेस स्टडी, ठीक है। तो आपको कंपनी का मीनिंग समझना जरूरी है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी ऑन द लार्ज स्केल। जैसे कि आपको हमने बताया है कि जो कंपनी होता है वो एक लार्ज स्केल पे ओपन होता है, लार्ज स्केल पे काम करता है, लार्ज ऑपरेशन करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं। मतलब बड़ा बिजनेस ऑपरेशन करना है अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पार्टनरशिप से काम नहीं चलेगा। जैसे कि रिलायंस कंपनी है, जो मुकेश अंबानी जी के द्वारा ऑन किया जाता है, ऑन नहीं किया जाता है, चेयरमैन है उसका, ऑन तो बहुत लोग करते हैं उसे, ठीक है। तो उस तरह का अगर कंपनी ओपन करना है, उस तरह से आपको यहाँ पर ज्योग्राफिकल बाउंड्री को यहाँ पर क्या करना है, अगर पकड़ बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी फर्म में क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बिजनेस को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग द ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर कंपनी फर्म में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अपना खुद का पैसा सब कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप पब्लिक से भी पैसे ले सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, किस कंपनी में ले सकते हैं, इसका बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसे भी आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। With the adequate capital, it can employ trained and experienced manager to run the business activity efficiently। जैसे कि कंपनी का फर्म है, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता था कि पार्टनरशिप में जितने पार्टनर होते थे वो लोग खुद अपना बिजनेस रन करते थे, बट कंपनी में क्या होगा, आप बहुत सारे स्टाफ रखेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल रखेंगे, जो आपको बिजनेस को क्या करेंगे, रन करेंगे, एक्सपीरियंसली रन करेंगे, इफिशियंटली रन करेंगे, ठीक है। और आप ट्रेंड इंप्लॉय होंगे जो यहाँ पर बिजनेस को रन करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी में एडवांटेज मिल जाता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कंपनी के बारे में, तो जो हमने डेफिनेशन आपको लिखाया है उस डेफिनेशन को सबसे पहले आपको यहाँ प्रॉपर में लिखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, तो आइए इससे सबसे पहले कंपनी का फीचर्स भी देख लेते हैं कि कंपनी का फीचर्स क्या होता है। कंपनी का फीचर्स पूछे या फिर चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपको दोनों में ही आंसर सेम ही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले और सबसे बड़ा फीचर्स जो है कंपनी का, वो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, आप आसान शब्दों में समझिए। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है, जो कंपनी है, जैसे कि एक आम इंसान अपने नाम पे क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक आम इंसान, मान लीजिए आपके फादर हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और अपने नाम पे रजिस्ट्री करा सकते हैं। उसी तरह कंपनी के पास भी ऐसा राइट मिला होता है कंपनी एक्ट के द्वारा कि वो क्या कर सकती है, यहाँ पर अपने नाम पे
प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, किसी से डील करते हैं, किसी से कंट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सब काम कंपनी भी खुद अपने नाम पे कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिलायंस लिमिटेड जो है वो भी क्या कर सकता है, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है। आपने सुना होगा कि रिलायंस ने किसी और कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, ऐसा सुना होगा आपने। तो कोई भी कंपनी किसी कंपनी को खरीदती है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो बिग बाजार जितने हैं उसको रिलायंस ने खरीद लिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो आप बोलते हैं ना कि हाँ रिलायंस ने खरीद लिया। आप ऐसे नहीं बोलते हैं कि मुकेश अंबानी ने खरीद लिया, आप बोलते हैं रिलायंस ने खरीद लिया। तो ये बात सत्य है कि रिलायंस ही खरीदा है, रिलायंस अपने नाम पे खरीदा है, ठीक है, तो ऐसा होता है। रिलायंस के पास भी पावर है जैसे एक आम इंसान के पास पावर होता है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो एक मेंबर है और जो कंपनी है वो दोनों ही अलग अलग पर्सन है और दोनों ही अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी का मेंबर होता है यानी जो कंपनी का ओनर होता है वो भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, वो भी कंपनी के नाम पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। कंपनी भी अपने मेंबर के नाम पे केस फाइल कर सकती है, ठीक है, या फिर किसी आउटसाइडर के नाम पे भी केस फाइल कर सकती है, आउटसाइडर भी कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकता है। तो ये सब फीचर्स होते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का, ठीक है। एक बार इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के पास क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी खुद का एक वजूद होता है उसका, यानी खुद में खुद एक इंसान की तरह काम करता है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं तो अपने नाम पर रजिस्टर कराते हैं, उसी तरह रिलायंस भी अपना खुद का नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है। अ कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन नेम। जो कंपनी है वो अपना खुद के नाम में अपना खुद का बिजनेस कैरी कर सकता है, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आम इंसान क्या करता है, एक नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल क्या करता है, अपने नाम पे बिजनेस रन करता है। उसी तरह यहाँ पर जो कंपनी होता है वो अपने नाम खुद के नाम पे बिजनेस यहाँ पर रन कर सकता है, ठीक है। इट कैन बाई एंड सेल द एसेट्स इन इट्स ओन नेम। खुद के अपने नाम पे जो कंपनी का एसेट्स है वो क्या कर सकता है, बाई कर सकता है या सेल कर सकता है। इट कैन एंटर इनटू द कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट का भी हमने बात किया कि किसी के संग कंट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। कंट्रैक्ट में मतलब किसी के संग यहाँ पर कोई भी मतलब डीलिंग कर रहा है, ठीक है। विथ आउटसाइडर इन इट्स ऑन नेम। खुद के नाम में कर सकता है कंट्रैक्ट से डीलिंग, ठीक है, मतलब आउटसाइडर से डीलिंग कर सकता है। कंपनी एंड मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल। यहाँ पर हमने ये भी बताया आपको कि कंपनी और जो मेंबर होते हैं, मेंबर का मतलब जो ऑनर होते हैं कंपनी का, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी का, वो दोनों ही अलग अलग पर्सन होते हैं। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो मेंबर होता है यानी जो ऑनर होता है और जो ऑनर का दुकान होता है यानी जो उसका फर्म होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सेम होने का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम बिजनेस में आता है तो सीधे सीधे वो उसका ऑनर पकड़ा जाएगा। बट कंपनी में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है कंपनी में तो कंपनी पकड़ा जाता है, कंपनी के खुद का एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड होता है तो यहाँ पर जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा वो जाएगा, बट यहाँ पर जो ऑनर है कंपनी के उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो कंपनी होता है और मेंबर होता है वो दोनों ही सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं। दूसरा फीचर्स है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसे लॉ के द्वारा बनाया गया है। ऐसा पर्सन, कंपनी मान लीजिए अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने नाम पे एसेट्स बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो एक ह्यूमन बींग की तरह काम कर रहा है। बट क्या रियल में ह्यूमन बींग है? नहीं, उसे ह्यूमन बींग की तरह बनाया गया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो उसका कोई फिजिकल बॉडी और एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कोई नेचुरल बॉडी उसके पास नहीं है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ऐसा पर्सन जिसे हम लोग बनाए हैं, लॉ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। आप इस लाइन को पढ़िएगा फिर से समझ में आएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल बीइंग। एक आम इंसान की तरह उसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। इसे हमने बना दिया है कि देखो भाई, तुम्हें भी हम एक यहाँ पर इंडिविजुअल की तरह दर्जा दे रहे हैं, ठीक है, कि तुम भी एक इंडिविजुअल की तरह काम करोगे, तुम्हारा भी काम होगा, तुम भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तुम भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम भी यहाँ पर एसेट्स बाय और सेल कर सकते हो। ये सब तुमको हम राइट दे रहे हैं। तो कहने की आर्टिफिशियली बनाया गया एक पर्सन को, ठीक है, यहाँ पर कोई नेचुरल बॉडी नहीं है, भगवान के द्वारा बनाया गया पर्सन नहीं है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन भी एक बहुत बड़ा फीचर्स है कंपनी का। यहाँ पर थर्ड फीचर्स है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में पार्टनरशिप में भी देखा था। तो पार्टनरशिप में जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो क्या था, ऑप्शनल था। क्या था, ऑप्शनल था। एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या कंपलसरी है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इट इज लीगली कंपलसरी फॉर द कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013।
हमारे देश में एक कंपनी जेट 2013 था, उससे पहले कंपनी जेट 1956 था, जिसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना है कंपनी जेट 2013। अंडर द कंपनी जेट 2013 यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी, ठीक है। आपको अपने कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी जेट के अंदर, ठीक है। कंपल्सरली रजिस्टर है, मतलब उसे यहाँ पर कागजी जो काम होता है वो कराना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू द एग्जिस्टेंस। अगर आप उसे रजिस्टर कराते ही नहीं है तो फिर आपका कंपनी कंपनी कहलाएगा ही नहीं, एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कहने कि रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। कंपलसरी 100% मतलब यहाँ कराना ही होगा आपको रजिस्ट्रेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट कैरी द बिजनेस विद द फॉर्म ऑफ द कंपनी। दोस्तों यहाँ पर हमने 3 फीचर्स कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं 4th नंबर के फीचर्स के बारे में, ठीक है, जो कि है परपेचुअल सक्सेस में। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार हम रिमाइंडर देते हैं कि वीडियो तक अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन के बारे में कि परपेचुअल सक्सेशन क्या मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, बहुत लोग हैं, उसमें बहुत लोग मालिक हैं, बहुत लोग अपने पैसे लगा कर रखे हैं, ठीक है। उसी में एक बहुत बड़े शेयर होल्डर हमारे मुकेश अंबानी जी भी है, ठीक है। क्या मुकेश अंबानी का मान लीजिए आज डेथ हो गया, भगवान ऐसा ना करे, बट मान लीजिए उनका आज डेथ हो गया, तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑनर है उसका, उसके जाने से और उसके आने से कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी कंटिन्यूअसली रन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। क्या होगा? करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। क्या करता जाएगा? रन करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, ऑनर आएंगे, ऑनर जाएंगे, कंपनी अपना चलता ही रहेगा। तो मान लीजिए रतन टाटा, टाटा का जो रतन टाटा अभी मान लीजिए कंपनी में हम लोग नॉर्मली हेड मानते हैं उन्हें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रतन टाटा का आज ही मान लीजिए देहांत हो जाता है, भगवान न करे कि ऐसा हो, ठीक है, बट मान लीजिए आज ही देहांत उनका हो जाता है, तो क्या यहाँ पर टाटा जो कंपनी बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना। उनको उनके आगे भी कोई चलाने वाला होगा, कंपनी को आगे कोई रन करेगा, कंपनी तो बंद नहीं होगा ना। कंपनी चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो कंपनी बंद नहीं होता है, मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कंपनी चलता ही रहेगा। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है। कंपनी हैज अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, कंपनी के पास क्या कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय द लॉ, कंपनी जो होता है लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू द एग्जिस्टेंस, जो कंपनी को है वो लॉ के द्वारा ही बंद किया जा सकता है। यहाँ पर कोई मेंबर इसे बंद नहीं कर सकता, चाहे वो रिजाइन कर दे, चाहे उसका डेथ हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कंपनी तो चलता ही रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में एक भी मेंबर अगर इधर उधर हुआ तो पार्टनरशिप बंद हो जाता था। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द डेथ, ये वाला लाइन आपको ध्यान रखना है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ये एग्जिस्टेंस, जो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, इसे इफेक्ट नहीं करता है। फिर बात करते हैं कॉमन सेल के बारे में कि कॉमन सेल होता क्या है। कॉमन सेल का आपको सिंपल सा बताते हैं, एकदम नॉर्मल सा लैंग्वेज में। कभी भी आपका सिग्नेचर की आवश्यकता होता है तो आप अपना सिग्नेचर कॉपी पे या फिर पेज पे करके दे देते हैं, आपका सिग्नेचर मान लिया जाता है। उसी तरह कंपनी का भी एक सिग्नेचर होता है, कंपनी का भी एक सील होता है, जिसे हम लोग मतलब किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, ठप्पा लगाने वाला सील हो या फिर कुछ भी हो। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर। कॉमन सील का सिंपल सा मतलब है, इसे अगर डेप्थ में पढ़े तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, बट नॉर्मली अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर। जैसे एक आम इंसान का सिग्नेचर होता है, उसी तरह कंपनी का भी सिग्नेचर होता है। तो कंपनी का जो सिग्नेचर होता है वो कॉमन सील कहलाता है। और इस कॉमन सील को यूज कौन करता है? कंपनी के पास तो कोई मतलब नेचुरल इंसान है नहीं कि वो चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है और साइन कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो उसके बिहाफ पे कंपनी के ही कुछ ऑफिसर होते हैं, उनको राइट दिया जाता है, उस कॉमन सील को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी कहानी है, बट आपके सिलेबस के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉमन सेल के बारे में आपको इतना ही रखना है कि कॉमन सेल का सिंपल सा मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर, ठीक है। और कंपनी के सिग्नेचर को कौन करता है? कंपनी के भी यहाँ पे कौन उस सिग्नेचर करता है? तो किसी भी कोई भी ऑफिसर कर सकता है। कोई भी यहाँ पर अगर कंपनी का एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, तो कंपनी के भी यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है, ठीक है। आप अंदर पढ़िएगा, यही चीज लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए रिलायंस में हमने 10 शेयर लेकर रखा है, ठीक है। रिलायंस में 10 शेयर लेकर रखा है, मतलब कि हम भी रिलायंस कंपनी में 10 शेयर के मालिक हैं। यानी 10 शेयर मान लीजिए हमारे पास, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो मान लीजिए मेरे पास 10 शेयर जो है वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख का नहीं होगा, ऑलमोस्ट 30,000 का होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 30,000 रुपए का हमने शेयर रिलायंस में खरीद के रखा है, तो 30,000 रुपए का तो मालिक हम हैं, ठीक है। लेकिन हम उस 30,000 रुपए का जो शेयर है, यानी 10 शेयर जो मेरे पास है, उस शेयर को हम बेच भी सकते हैं, किसी दूसरे को सेल कर सकते हैं।
मतलब सिंपल सा है, आपने स्टॉक मार्केट तो सुना ही होगा। उसमें क्या करते हैं हम लोग, शेयर को सेल करते हैं एक दूसरे को, आज खरीदे कल बेच दिए, परसों खरीदे फिर कल बेच दिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो कहने का जो शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, मतलब हम आज किसी कंपनी का शेयर खरीदे, उस शेयर को हम बेच सकते हैं दूसरे किसी को, इजिली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस शेयर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फीचर था कंपनी का। तो यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो मिल जाता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट शेयर। जो कैपिटल है कंपनी का वो बहुत सारे अलग अलग भागों में बांटा रहता है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं शेयर का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप में आपने मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट होता था या फिर जो आपने पूरा पैसा लगाया है उसको 4 भाग में बांटा गया होगा, 4 भाग में बांटा गया होगा, यानी 4 लोगों ने पैसा लाया होगा। उसी तरह कंपनी में भी क्या किया जाता है कि कंपनी में तो कोई लिमिट ही नहीं होता है कि कितने मेंबर करेंगे। ऐसे प्राइवेट कंपनी में लिमिट होता है, बट जनरली माने तो कंपनी में लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो कंपनी में जितने भी पैसे लग रहे हैं उसे हजारों लाखों भाग में बांट दिया जाता है, ठीक है। और उसे सबको यहाँ पर एक एक शेयर, 2 2 शेयर दिया जाता है, और आप भी खरीद सकते हैं एक शेयर, दूसरा को भी 2 शेयर खरीद सकता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि हमने रिलायंस का शेयर खरीदा, हमने टीसीएस का शेयर खरीदा, हमने आईटीसी का शेयर खरीदा। आपने बहुत लोगों से सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। तो शेयर खरीदते हैं तो आज खरीदेंगे कल बेच देंगे, आज खरीदेंगे साल भर के बाद बेच देंगे। तो जितने दिन तक आपको ऑनरशिप रखना है उतने दिन तक आप रखते हैं, उसके बाद उस शेयर को बेच देते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मतलब आप हिस्सा खरीद लेते हैं कंपनी का और उसे बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फायदा भी है इसका, और कहीं ना कहीं इसका ये फीचर्स भी है। हमने फीचर्स समझ लिया है, अब समझते हैं एडवांटेज ऑफ कंपनी या फिर मेरिट ऑफ कंपनी। कंपनी का मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है। अगर हम कंपनी ओपन करते हैं तो हमें फायदा क्या मिलता है। हम तो पार्टनरशिप भी ओपन कर सकते थे, बट हमें कंपनी को ओपन करने से फायदा क्या मिल रहा है, तो यही देखने वाले हैं यहाँ पर कंपनी ओपन करने से क्या क्या हमें फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ा फायदा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कंपनी है, आप आउटसाइडर से पैसा ले सकते हैं, आप बाहर से इस शेयर को इशू करके पैसा ले सकते हैं, ठीक है। पैसा इशू मतलब शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मान लीजिए आप एक कंपनी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आप 2 आदमी मिलकर कंपनी ओपन कर रहे हैं, और कंपनी ओपन कर रहे हैं तो 2 इंसान कितना पैसा लगाएगा, बहुत ज्यादा नहीं लगा पाएगा, उसके पास जितना होगा उतना लगाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है कंपनी में, क्योंकि कंपनी एक लार्ज स्केल का ऑपरेशन मतलब बिजनेस ऑपरेशन होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे भी काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पैसे की आवश्यकता होती है, और 2 3 लोग मिलकर कंपनी तो चालू कर दिए हैं, उसे हम प्रमोटर बोलेंगे। और प्रमोटर अगर जितना भी पैसा आपने लगाया है वो तो है ही, उसके अलावा और सारे पैसे की आवश्यकता होती है कंपनी में। तो कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी, तो कंपनी क्या करते हैं यहाँ पर, कंपनी यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट करती है। क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है। यानी इंडिया में मान लीजिए कोई कंपनी ओपन हो रहा है, तो एक कंपनी क्या करेगी, उसको बड़ा लेवल पे जाना है, बड़े लेवल पे ग्रो करना है, तो कंपनी क्या करती है, उसे पैसे की आवश्यकता होती है। तो कंपनी क्या करती है कि बाहर के लोगों को इन्वाइट करती है कि आइए आप मेरे बिजनेस में ऑनर बनिए, आइए आप मेरे बिजनेस में ऑनर बनिए, आपको भी हम अपने कंपनी में कुछ हिस्सेदारी देंगे। क्या देंगे, कुछ हिस्सेदारी देंगे, मतलब कुछ उसमें ऑनरशिप देंगे। आप हमें 100 रुपए दीजिए, आप भी 100 रुपए दीजिए, आप भी 100 रुपए दीजिए, आप भी 100 रुपए दीजिए। ऐसे ही 100 रुपए करके बहुत लोगों से हमने पैसे इकट्ठा कर लिए, और यही पैसे इकट्ठा होकर बहुत एक बड़ा अमाउंट हो गया, ठीक है। और कंपनी के पास एक लार्ज अमाउंट आ गया। तो क्या करते हैं, बाहर से क्या बोलते हैं कि आप भी 100 रुपए दीजिए, आप भी 100 रुपए दीजिए, आप 200 दीजिए, आप 300 दीजिए। सबको अपने कैपेबिलिटी के अनुसार कुछ पैसे देंगे, और पैसा जब मिल जाएगा कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, एक एक कागज धरा देगी सबको। क्या करेगी, एक एक कागज थमा देगी और उस पर लिख देगी कि आपने हमें 100 रुपए दिया है, आपका बिजनेस में 100 रुपए का हिस्सेदारी बना हुआ है, ठीक है। यही लिखा रहेगा कागज में कि आपने हमें 100 रुपए दिया है और आप 100 रुपए का मालिक है हमारे कंपनी में, ठीक है। ऐसे लिख के और कागज उसको दे दिया जाएगा। और उसने क्या किया, आउटसाइडर जो क्या है, यानी जो बाहर का लोग है, बाहर का जो पीपल है, वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, और उनको एक क्या मिल जाता है, कागज मिल जाता है। और वो कागज जो होता है उसे हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। और वही शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो इनके पास प्रूफ होता है कि हमने इस कंपनी में इतना रुपया लगाया है, और प्रॉफिट में, और इस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा, और बांटने के बाद जितने लोग पैसा लगाए हैं उनके रेशियो में क्या किया जाएगा, इनको प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट बांटना और ना बांटना वो तो बाद का कंसेप्ट है, वो तो हम आगे अच्छे से समझेंगे ही। फिलहाल यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझाने के लिए हमने बता दिया है यहाँ पर कि बाहर से कंपनी क्या करती है, पैसे लेती है और उन्हें एक कागज थमाती है, कागज देती है, एक स्लिप देती है, और स्लिप पे लिखा रहता है कि आपने हमें इतना रुपया दिया है और हमारे कंपनी में आप इतना के मालिक बन गए हैं, ठीक है। आपने जितना रुपया दिया है उतना का मालिक हमारे कंपनी में आप बन गए हैं। और उसके बाद आपको उस कागज दे दिया जाता है, और इसी कागज को हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। और यही शेयर सर्टिफिकेट आपके पास प्रूफ के रूप में होता है कि हमने इस कंपनी में इतना रुपया लगाया है, ठीक है। और उसमें इस कंपनी में जितने भी प्रॉफिट होंगे, इस प्रॉफिट को सबके रेशियो में बांट दिया जाएगा। जो जितना पैसे लगाए होंगे उसके रेशियो में बांटकर उनका प्रॉफिट भी दिया जाएगा, ठीक है।
तो मान लीजिए आप अगर 100 रुपये लगाते हैं, ठीक है, तो आपको 100 रुपये के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है वो आपका प्रूफ है कि हमने आपकी कंपनी में इतना रुपया लगाया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हमें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़रूरत ही नहीं है, और आपको थोड़ा समझ में भी अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट हाई लेवल का है और शेयर कैपिटल का कंसेप्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक लाइन में समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। अगर समझ नहीं भी आया तो आप इसे रट लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा अभी कंसेप्ट आने वाला नहीं है कि आपको हम समझाएं, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे, बट उतना टाइम देना इसके लिए मतलब वर्थ नहीं होगा। फिर बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। तो आपको पता होगा कंपनी है तो लिमिटेड लायबिलिटी होगा ही। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हमने कितना बार आपको समझा चुका है कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी में मान लीजिए कोई फ्रॉड हो गया और कोई यहाँ पर दायित्व आ रहा है, तो उसमें जो मेंबर होते हैं उनका कोई दायित्व नहीं आता है, कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। आपको हमने बताया ही कि सेपरेट लीगल एंटिटी का जब कंसेप्ट आ जाता है तो कंपनी अलग हो जाती है और मेंबर अलग हो जाते हैं। मतलब अगर हमारे कंपनी में कोई फ्रॉड भी होता है तो हमारा मालिक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, हमारा कंपनी ही जिम्मेदार होगा, हमारा मालिक का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम भी तो 100 रुपये लगाए हैं कंपनी में, तो क्या हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कंपनी की गलती है, कंपनी भुगते, या फिर अगर कोर्ट में केस जाता है तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, यानी जो डिफॉल्ट किया होगा उसे पकड़े, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मालिक होता है वो उससे बच जाता है। उसका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ, समझने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमें मालिक बनना है कंपनी में 100 रुपये का, हम कंपनी में 100 रुपये लगाने वाले हैं। 100 रुपये में से हम 60 रुपये कंपनी में दे चुके हैं। हम मालिक बनने वाले हैं कंपनी में 100 रुपये का, लेकिन कंपनी में हम 60 रुपये दे चुके हैं। अभी भी 40 रुपये हमें देना बाकी है, क्योंकि हम तो 100 रुपये का मालिक बन रहे हैं कंपनी में, तो अभी भी हमें 40 रुपये देना बाकी है। तो जो 40 रुपये बाकी है वही मेरा लायबिलिटी है, उसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर हम 40 रुपये दे देंगे तो मेरा लायबिलिटी खत्म, मेरा लायबिलिटी आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितना हमें पैसा बाकी है देना उतना तक ही हमारा लायबिलिटी है। उसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है कंपनी में तो हम उसके लिए लायबल नहीं है, हम उसके लिए दायित्व नहीं लेंगे, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है। द लिमिटेड लायबिलिटी अट्रैक्ट मेनी पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, एज इन केस ऑफ द लॉस द क्रेडिटर कैन नॉट हैव अ क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर। इसका मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं पैसा लगाने के लिए? क्योंकि यहाँ पर जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं पैसा लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रेडिटर जो है यानी जो पैसा लेने वाला है कंपनी से, वो यहाँ पर मालिक को फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपना प्रॉपर्टी बेच के हमें पैसा दीजिए। कंपनी अलग होता है और कंपनी के मालिक अलग होते हैं, कंपनी के मेंबर अलग होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी की। तो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी हमने बता ही दिया है आपको, जिसे हम परपेचुअल सक्सेशन भी बोलते हैं। आप कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी काट कर यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मैंने फीचर्स में बताया था आपको कि मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, कंपनी चलता रहेगा, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, कंपनी चलता रहेगा, ठीक है। रतन टाटा का एग्जाम्पल आपको दिए थे, मुकेश अंबानी का भी एग्जाम्पल आपको दिए थे। फिर है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये चौथा हमारा एडवांटेज है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब जैसे कि कंपनी है बड़े लेवल पे काम करेगी, बड़े लेवल पे काम करेगी तो ग्रोथ का चांस रहेगा, स्कोप रहेगा, एक्सपेंशन का भी चांस रहेगा। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी एक बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। फिफ्थ नंबर है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हमने फीचर्स में समझ लिया है कि यहाँ पर शेयर जो होता है वो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है, तो ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों आता है ये भी देख लीजिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप होता है उसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि वहां पर जो एनुअल अकाउंट्स है, एनुअल रिपोर्ट है, फ्यूचर प्लान है, वो सब शो नहीं किया जाता था। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि कंपनी रजिस्टर होता है और कंपनी को कंपल्सरली यहाँ पर एनुअल अकाउंट शो करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट शो करना पड़ता है, फ्यूचर प्लान शो करना पड़ता है, वो भी मार्केट में शो करना पड़ता है। तो लोग कहीं ना कहीं कंपनी से अवेयर होते हैं, और कंपनी से अवेयर होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल को समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी में पैसा लगाने में हिचकिचाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक कॉन्फिडेंस भी दिखाता है और लोग उससे डील करने से भी डरते नहीं है कि कोई फ्रॉड का चांस तो नहीं ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ये सब सही रहता है तो लोग कंपनी से डीलिंग करने में डरते नहीं है, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने में डरते नहीं है, कंपनी से सामान खरीदने में डरते नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डीमेरिट और डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी। ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर लंबा चौड़ा होता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर लंबा चौड़ा होता है। इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है वो तो हमें अभी नहीं पढ़ना है, बट इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी होता है, ठीक है। इसमें जो
लीगल प्रोसीजर है वो एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हेल्प लेना होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसके साइन के बिना आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कुछ चार्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाता है, लीगल प्रोसीजर ज़्यादा होता है, लेंदी होता है, तो एक बड़ा डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ मोटिवेशन है दूसरा। लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि जो कंपनी होता है वो आप खुद मैनेज नहीं करते हैं। जो कंपनी का मालिक होता है वो कंपनी को मैनेज नहीं करता है, कंपनी को मैनेज करते हैं प्रोफेशनल, यानी जैसे हो गया सीए हो गया, सीएस हो गया, डायरेक्टर हो गया, सीएमए हो गया, ये लोग क्या करते हैं, मैनेज कंपनी को मैनेज करते हैं। यानी जितने प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ये लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपनी का यहाँ पर ऑनर ही कंपनी को मैनेज करे। हाँ, कंपनी का ऑनर भी मैनेज कर सकता है, कंपनी का ऑनर भी वहां पर डायरेक्टर बन सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वही लोग मैनेज करें। बाहर के कुछ प्रोफेशनल भी कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन है। और एक पॉइंट आपने हर जगह पढ़ा होगा कि जितना एफर्ट दो उतना रिवार्ड दो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा एफर्ट देंगे तो ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि आप अपना काम खुद नहीं संभाल रहे हैं, ठीक है, आपका काम कोई दूसरा संभाल रहा है। तो यहाँ पर एफर्ट एंड रिवार्ड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आपके आंसर में ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। द इंक्रीज इन कंपनी प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज द इनकम ऑफ द मैनेजर। अगर प्रॉफिट अगर कंपनी का बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि मैनेजर का ही प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। हेंस देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू परफॉर्म द एफिशिएंटली। लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों होता है? क्योंकि जो मैनेजर उसमें काम करते हैं, जो डायरेक्टर उसमें काम करते हैं, कंपनी तो उनका होता ही नहीं है, कंपनी तो उनका होता ही नहीं हो, तो एक मतलब सैलरी पे काम कर रहे हैं, फिर कमीशन पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मोटिवेशन की कमी होती है। डिले इन डिसीजन, तीसरा यहाँ पर डिमेरिट है कंपनी का। कंपनी में अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो सारा डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लेना पड़ता है या फिर यहाँ पर जनरल मीटिंग में लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर लंबा हो जाता है। जनरल मीटिंग कंडक्ट करो, सारे शेयर होल्डर को बुलाओ, फिर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो, सारे बोर्ड के जितने डायरेक्टर हैं उनको बुलाओ, उसके बाद सारा फैसला लेना होता है। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन होता है उसमें बहुत ज्यादा डिले होता है। आप इसे एक बार पढ़े, अच्छे समझ में आएगा। In company organization, all the important decisions are taken in the board meeting or after consulting various person, and hence once decisions are taken, these have to be communicated to everyone, which is again a lengthy process as a large number of people are working in the company at different level. So taking and implementing the decision at lengthy process in a company. आपको ही बताया हमने कि जितने भी डिसीजन होंगे वो सारे बोर्ड मीटिंग से लेने पड़ेंगे, जनरल मीटिंग से लेने पड़ेंगे, शेयर होल्डर को बुलाने पड़ेंगे, डायरेक्टर को बुलाने पड़ेंगे, सबसे पूछना पड़ेगा, तब जाके कंपनी का डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपका डिसीजन क्विक होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। पार्टनरशिप में 8-10 लोग हैं तो धनाक से डिसीजन मिल जाएगा, 8-10 लोग का कंसेंट मिल जाएगा, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ पूछना ही नहीं है, क्योंकि हम अपने खुद के मालिक हैं, तो हम कोई भी डिसीजन क्विक ले सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजन में यहाँ पर डिले होता है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कंपनी का। तीसरा है चौथा यहाँ पर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी अगर पूरा नहीं करता है कंपनी, क्योंकि कंपनी फर्म है तो कंपनी को बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारे कंप्लायंस करने होते हैं। कंप्लायंस का मतलब बहुत सारे लॉ होते हैं उसे फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जितने भी कानून बने हुए हैं उन कानून के दायरे में रहकर कंपनी को चलना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कानून लगा दिए जाते हैं कंपनी के ऊपर कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं तो उस पर बड़े बड़े पेनाल्टी भी लगाते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, पेनल्टी भी ठोक देते हैं इस पर बहुत अच्छे खासे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाता है वो एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है। कंपनी है टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट विद रजिस्ट्रार, और कंपनी को हर साल क्या करना पड़ता है, अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और यहाँ पर रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है हर साल रजिस्ट्रार के साथ। रजिस्ट्रार का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ है डिसएडवांटेज, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि कंपनी है तो कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। ईच ग्रुप है जो डिफरेंट इंटरेस्ट, और हर ग्रुप के पास अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ही सकता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है झगड़ा, सिंपल सा लैंग्वेज में बताया तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, मनमुटाव, ठीक है, इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। सिक्स्थ है यहाँ पर सोशल इविल्स। सिक्स्थ है यहाँ पर सोशल इविल। सोशल इविल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कंपनी के पास बहुत सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, मतलब पैसा बहुत होता है कंपनी के पास, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सोशल क्या बोलते हैं, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है, प्राइस बढ़ा सकती है, मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सोशल इविल भी एक बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास बड़े रिसोर्स होते हैं, बड़े पैमाने पर रिसोर्स होते हैं, बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है कंज्यूमर का, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटी करके भी, ठीक है। क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है वो कुछ लोगों के हाथ में ही होता है, जो वेल्थ कंसंट्रेशन होता है कुछ लोगों के हाथ में ही होता है, ठीक है। तो सोशल लेवल भी एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है।
दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही आगे भी हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, आपके पास वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।